आज विश्व आदिवासी दिवस है। आप सभी को जोहार और इस अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर यह कहा जाता है कि आदिवासी विकास विरोधी हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने की सख्त जरूरत है। लेकिन इस संबंध में एक आम आदिवासी क्या सोचता है, आखिर उस पर विकास विरोधी होने का आरोप क्यों लगता है और वह क्यों खुद को इस तथाकथित मुख्यधारा से अलग रखता है, इस बारे में हमने झारखंड के प्रसिद्ध आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार महादेव टोप्पो से बात की। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय। जैसे लोग बोलते हैं कि आदिवासी विकास विरोधी है, अब ये इस बात पर आ जाता हूँ कि भाई मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि भाई आदिवासी विकास विरोधी क्यों है। तो हम बोले, बार बार कहना पड़ता है कि सर ऐसा है, आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, उसे भी विकास चाहिए, लेकिन ये जो आपके जो विकास की जो मापदंड है वो उससे सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है वो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि देखिए, वो हमेशा प्रकृति के निकट है। हमारे लोग बुरु बोंगा बोल रहे हैं, पहाड़ देवता बोल रहे हैं, हमारा नदी झील झरने के देवी देवता सभी वहाँ वास करते हैं, वो हमारे भाई बंधुओं की तरह रहते हैं। तो अब देखिए, वहाँ जहाँ हमारे देवी देवता सारे लोग वास करते हैं, है ना, तो उस चीज़ को हम एक सगा की तरह देखते हैं एक, लेकिन जो सभ्य समाज है वो उसे एक उपभोग की सामग्री की तरह है। एक सभ्य कहाँ से है फिर समाज वो? लेकिन वो कहा तो वही जाता है कि सर, तो वो इस चीज़ को नहीं कहते। वही विडंबना यही है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि सभ्य कहाँ है, लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई यही सभ्यता है। ये जो पेड़ पौधे को नष्ट करना, नदी को मार देना, झील को मार देना, यही तो सभ्यता है। और बोलते कहाँ आप पहाड़ मार दे रहे हो, नदी मार रहे, आप यहीं देख लीजिए ना। कभी पटना कलकत्ता से आता था तो कई बार जो हमारे साथी यात्री होते थे, वो एक दो बार मैंने कहते हुए सुना कि देखो उधर जंगल में दिख रहा है, खास करके मुरी के बाद से, उधर जंगल में देखो आदिवासी लोग हैं, हालांकि देखो कितना नंग धड़ंग है, कितना बेवकूफ़ है, हालांकि दो चार पेड़ काटेगा तो इन लोग पास पैसा ही पैसा रहेगा, लेकिन देखो इन लोग अभी तक ऐसे ही रह रहे हैं। वो सभ्य समाज ये ज्ञान दे रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने अपने कानों से सुना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें लगता है कि मैं उस समय तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसा जो पढ़ते पढ़ते समझते तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कविता ने मुझे अपने को जीने के लिए और ख़ुद को संभालने के लिए ऊर्जा दी या मुझे नई दिशा दी। ये जो मेरे कविताओं के बारे में जो कहा गया कि ये कंटीली हैं, चुभती हैं या उबड़ खाबड़ हैं, तो मुझे लगा कि ना भाई, मैं तो फिर मैंने सवाल किया खुद से। मुझे लगा कि जैसे मुझे तो आपने हाईवे में चलने का मौका ही नहीं दिया, हमेशा आपने मुझे धक्का मार के पगडंडियों में भागने के लिए मजबूर किया। जब भी मैंने मिठाई खाना चाहा, आपने मिठाई छीन लिया, मुझे मिर्ची दे दी। तो अब आपने मुझे हमेशा मिर्ची खिलाई और आप मिठाई का स्वाद क्यों पूछते हैं? जब आपने मुझे हाईवे पर चलने का मौका नहीं दिया तो हाईवे के बाद मैं कैसे बात करूंगा? आपके राजपथ की सुंदरता कैसे मैं व्याख्यायित करूंगा? तो मैंने तो पगडंडी में चली, तो पगडंडी में जो मुझे कांटे चुभे वो मैंने लिखा। और आपको अगर कंटीली लगती है तो निश्चय ही आज मैं लगता हूँ कि ये मेरी कविता के कहीं ना कहीं सफलता है। ठीक है, मैं आप इसकी जो एक कविता जो है उसके क्या कहेंगे, काव्य शास्त्र के हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि ये अनगढ़ होंगे, लेकिन मेरे लिए महत्व इस था कि मैं चाहता था एक तरह के वो अनगढ़पन रहे। मैं ये एक चीज़ पता नहीं क्यों कैसे ये मेरे मन में आई थी, मैं नहीं जानता हूँ। मैं चाहता था कि एक आदिवासी ने लिखा है और वो कुछ चीज़ों से अपरिचित है, उसका एहसास हो लोगों को, है ना, ऐसा मैं लिखना चाहता था। अब भी मैं चाहता हूँ लिखना हूँ। इसलिए लेखों में आप देखिएगा कि कई बार मैं आदिवासी शब्दों को जानबूझकर वहाँ लाता हूँ। तो वो शब्द को जानबूझकर इसलिए लाता हूँ कि मैं जिस परिवेश को बताना चाहता हूँ उसके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, हिंदी में शब्द नहीं है, तो वो शब्द को मैं
लिख दिया, ठीक है, आज आप नहीं समझे, कल कोई शोध करता है या कोई विद्वान वो कभी पढ़ेगा तो देखेगा यार ऐसा क्यों लिखा, वो जानना तो ज़रूर चाहेगा। और जानना चाहेगा तो वो जब भी वो आदमी उसकी गहराई में जाएगा या उसमें अनुसंधान करेगा तो ज़रूर उसके तह तक पहुंचेगा। ऐसा है कि झारखंड जो है ना वो हम लोगों के लिए एक हर दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा खजाना भरा हुआ है, सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं, मैं बोल रहा हूँ सांस्कृतिक रूप से, भाषिक रूप से, ज्ञान के रूप से, वो हर चीज़ में इतना छुपा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोयला की खुदाई किया और खुश हो गए, और 2 क्विंटल मिल गया कोयला, 1 से 1000 क्विंटल मिल गया कोयला, हो गया बहुत। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोयले के नीचे हीरा है। तो मैं बार बार ये कई बार हमारे युवा साथियों को भी कह चुका हूँ कि ऐसा है दोस्तों कि इसके पीछे जो है वो इस कोयले के नीचे हीरे भी छुपे हुए हैं। आप वहाँ तक गहराई करो, खोजो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो जीवन जी रहे हैं या हमारे पुरखों ने जो जीवन जिया, उनके जो संघर्ष रहे या उनका जो प्राकृतिक ज्ञान, मैं इसको बोलूँगा, जो उनके जो संचित ज्ञान था, जो अनुभव से उन लोगों ने सीखा, उन्होंने कई तरह के फल चखे, है ना, और फल चख के एक स्थिति लाया कि भाई ये फल, ये दवाई आपके लिए शुद्ध है, ये दवाई पियो, इसके 2 चम्मच पियो, इसके जूस तो आपका फलां बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो कितने, ठीक है वहाँ साइंस नहीं था, वो साइंस का आपका लेबोरेटरी नहीं था, लेकिन वो जो ज्ञान का था कि वो पुरखे दर पुरखे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान संचित हो रहा था, और उस ज्ञान को ये आधुनिक विज्ञान नकार रहा है। तो ये जो मेन स्ट्रीम है, ये मुख्य धारा मुझे समझ में नहीं आते थे, आज भी समझने में नहीं आती है कि भाई ये मुख्य धारा वहाँ की ये झूठ है, भ्रष्टाचार है, जितनी तरह की पाखंड है या जितनी तरह की गलत चीज़ें हैं वो मुख्य धारा में हैं। और उस मुख्य धारा को वो कह रहे हैं कि भाई सारी अच्छाइयाँ हैं। तो ये मेरे दिल को तब भी नहीं स्वीकार्य होता था, और आज की तारीख भी में नहीं। मतलब सारे तरह के प्रदूषण जो हैं वो मुख्य धारा में मुझे दिखते थे। हो सकते हैं कि मैं गलत हूँ। मुझे एक चीज़ और बताइए, महादेव टोप्पो जो हैं वो बैंकर हैं, कविता भी लिखते हैं, लेखक भी हैं, कई पत्रिकाओं के लिए भी लिख रहे हैं, फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर लिया है। तो इतना कुछ आपने एक साथ कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज की, और कैसे लगा कि सब क्षेत्र की थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए? इसके पीछे का विज़न क्या था, और जिस विज़न के साथ आपने ये सारी चीज़ें सीखी या लिखी, तो वो उसका उद्देश्य क्या पूरा होता नज़र आ रहा है? अगर मैं आदिवासी ही बना रहूँगा, है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए आप मेरे जो लेखों का संग्रह है सभ्यों के बीच आदिवासी, उसमें देखिए कहेंगे कि आप, मैंने पत्रकारिता के बारे में लिखा है, फिल्म के बारे में लिखा है, खेल के बारे में लिखा है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, कंप्यूटर के बारे में लिखा है, भाषा के बारे में, सिनेमा के बारे में लिखा है। तो वो इसलिए कि मैं समझा कि मैंने कोई विशेषज्ञता हासिल करने के लिए नहीं लिखा, मैं एज ए कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी की तरह जो ये विभिन्न तरह की अलग अलग चीज़ें हैं वो उससे कैसे प्रभावित होता है एक आदमी, और ख़ास करके वो आदिवासी परिवेश में कैसा महसूस कर सकता है ना। इस चीज़ को मैं जब समझ गया इस बात को, तो मैंने यही चीज़, और आज भी यही कहता हूँ मैं, बोला कि आपका टेक्नोलॉजी या जो भी है सारा कुछ है, ज्ञान है, वो एक आदिवासी को कैसे प्रभावित कर रहा है ना। तो उसी चीज़ को मैंने कहने की कोशिश की। और जैसे कि मैं अभी कुछ बोला था कि वो जो सिद्धांत हैं जो सभ्य समाज ने यूरोपीय समाज से सीख कर जो सिद्धांत गढ़े हैं हम लोगों को देखने के लिए, तो उसको कहीं पर मैं लगता है काउंटर करना चाहता था, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैंने सिनेमा की भी बात की कि भाई सिनेमा में आदिवासी कैसा दिखता है, तो मैंने भी उसका विरोध किया। अगर टेक्नोलॉजी में आपने कुछ उसका उपयोग या दुरुपयोग कैसा किया,
तो वो भी मैंने उसका भी काउंटर किया। खेल से अगर हमें सम्मान मिला तो हमने जैसे दिलीप तिरगेगी को मैं पहली बार किसी आदिवासी को एक पोस्टर में देखा उड़ीसा में। तो ये आप पंकज जी मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये मेरे लिए कितना मतलब खुशी का मौसम था, खुशी का समय था कि मैं एक आदिवासी आदमी को जिसको कि लोग आदमी नहीं समझते हैं, है ना, पालतू क्या है, उस आदमी को इतने बड़े पोस्टर में टंगे हुए देख रहा। तो ये जो वो ठीक है वो होर्डिंग था किसी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन फिर भी आदिवासी को एक दिलीप तिरगी को उस तरह पोस्टर में देखना मेरे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात थी, है ना। उसी तरह देखिए मैं क्रिकेट के बारे में लिखा, क्रिकेट कभी नहीं खेला, लेकिन धोनी के बारे में 2 लेख हैं मेरे। धोनी के बारे में एक लेख है कि MSD का मतलब क्या है। MSD का मतलब है, आप बोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन मेरे लिए मतलब है मैनेज सेल्फ डेवलपमेंट। मैं चूँकि बैंक में था इसलिए मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करता था, तो मैंने उसके जो खेल की तकनीक या उसके जीवन से मैंने सीखा कि सफल होने के लिए आत्म विकास को, अपने सेल्फ मैनेजमेंट को जो मैनेज करता है वो MSD है। मैंने ये थ्योरी से निकाली और मुझे एक दिन बहुत आश्चर्य हुआ कि उस लेख को उस समय इंटरनेट में इतने लोगों ने देखा। मेरे समग्र भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम अरुणाचल से गुजरात तक, जो भी हमारी विविधताएं हैं, और चाहे मनुष्य की, उसके भाषा की, उसके आध्यात्मिकता हुआ, हमारे ज्ञान परंपरा है, हमारा परिधान है, खान पान है, इतने स्वाद हमारे यहाँ किस जगह होगा खाने के, इतने स्वाद, इतने विविधताएं, इतना संगीत। अब नॉर्थ ईस्ट में जो गाना गाते हैं हमारे, तो ये जो या कला की विविधता, गीतों की विविधता, ये तो हमारा देश बहुत सचमुच अमृत से भरा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने उसको अपनी क्या बोलेंगे सीमित ज्ञान से, अपने पूर्वाग्रहों से दबे रहने के कारण उस चीज़ को नहीं पहचाने हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी विनम्र विनती है, अर्जी है कि वो जो हमारे देश की जो विविधता है, जो बिखरी पड़ी है पूरे देश में, इसके पहाड़, नदियों, झील, झरनों, रेगिस्तान, हिमालय की ऊंचाइयाँ, समुद्र के किनारों, जंगल पहाड़ों में, है ना, उन सारी चीज़ों को, पेड़ पौधों में, झील झरनों में, जीव जंतुओं में, चट्टानों में, पौधों में जो छिपी हुए, वो सारे आदमियों में, हमारे विभिन्न तरह के आदमियों में, वो समुदाय में, है ना, विभिन्न भाषा में, इस सारी चीज़ों को अगर हम समझ सकेंगे तो हम भारत को सचमुच में एक नया भारत हम बना सकते हैं। और वो भारत विश्व में सचमुच में मैं कहूँगा कि एक बेहतर भारत हो सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, और प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।